हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर के कॉन्सेप्ट टॉक सेशन में मैं घनश्याम कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसे सभी विद्यार्थी जो साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं और राजनीति जैसा विषय उनके लिए एक नया विषय है, या फिर ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसे सभी विद्यार्थी इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरल व स्पष्ट भाषा में सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था और यह कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया था। दोस्तों, हमें यह भी जानना जरूरी है कि जहां एक तरफ मुस्लिम लीग लगातार दो पृथक संविधान सभा निर्माण की मांग कर रही थी, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर ऐसा क्या था जिसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी सिफारिश थी पृथक निर्वाचन प्रणाली। मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी सिफारिश थी कि उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाए, जिसे कैबिनेट मिशन ने स्वीकार किया था। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि आखिर पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है। दोस्तों, यदि हम पूरी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी पद्धतियों पर चर्चा करें तो कुल 3 पद्धतियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक पद्धति है पृथक निर्वाचन प्रणाली और दूसरी है आरक्षित निर्वाचन प्रणाली और तीसरी है सामान्य निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत किसी एक विशेष जाति या समुदाय को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। किंतु साथ ही इस निर्वाचन में उसी जाति तथा धर्म के मतदाता ही निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोस्तों, इसे समझने की प्रयास करते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली एक ऐसी निर्वाचन प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी एक जाति या समुदाय को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और उसी जाति या समुदाय के मतदाता ही वोट दे सकते हैं, अर्थात यह सीमित मताधिकार होता है, अर्थात सभी लोग इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी निर्वाचन प्रणाली है आरक्षित निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, इस प्रणाली के अंतर्गत किसी विशेष जाति या धर्म, इस प्रणाली के अंतर्गत किसी एक विशेष जाति या धर्म के लोगों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, किंतु इसमें सभी मतदाता वोट दे सकते हैं। इस प्रकार पृथक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित निर्वाचन प्रणाली पे मुख्य अंतर यह है कि इसमें कुछ सीमित उस जाति या विशेष धर्म के मतदाता ही वोटिंग में भाग लेते हैं, जबकि आरक्षित निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत
किसी विशेष जाति या धर्म को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, जबकि मतदाता के रूप में सभी धर्म और जाति के लोग शामिल होते हैं। और तीसरी निर्वाचन प्रणाली है समान निर्वाचन प्रणाली, या इसे सार्वभौमिक निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है। दोस्तों, इस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात सभी मतदाता वोटिंग में भाग ले सकते हैं और साथ ही सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति संबंध रखते हों, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली चूंकि एक किसी विशेष जाति या समुदाय से संबंध रखती है, इसलिए इस प्रणाली को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है। दोस्तों, यही कारण था जिसके कारण मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार किया और अंततः भारत के संविधान के निर्माण के लिए केवल एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि यदि वे पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार करते हैं तो हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने निर्वाचन पद्धतियों के अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली और समान निर्वाचन प्रणाली को समझा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे और उनका निर्वाचन किस आधार पर हुआ और संविधान सभा की बैठक आगे किस प्रकार बढ़ी, हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई समस्या या डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।